हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए कक्षा 9 की विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। पार्ट 2 पढ़ाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई पार्ट 2 क्यों पढ़ाया, पहले पार्ट 1 क्यों नहीं पढ़ाया। देखिए, पार्ट 2 पढ़ाने का मेरे साथ ये कि पार्ट वो जो 1 में है वो ज़्यादातर बेसिक है और ज़्यादातर आप पढ़ के भी ऐसे ही समझ सकते हैं। उसमें समझाने को ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें पदार्थ की अवस्थाएँ हैं और पदार्थ के जो भी गुण हैं तो उनको आप छोटे कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, तो उनको आप ऐसे ही पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं टाइम पास ना करते हुए, मतलब पहले पार्ट में ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए टाइम पास ना करते हुए आपके लिए आपका जो पार्ट 2 मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, तो आप आइए तो पार्ट को देखते हैं। 9th क्लास साइंस का पार्ट 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सबसे पहले पाठ के शीर्षक से ही समझते हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो इसमें ही सबसे पहला कुछ नहीं से बनता है कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके शीर्षक को सबसे पहले समझो कि भी शीर्षक क्या है। मेरे ख्याल से उसमें आपको पाठ क्या जो छोटा मोटा जो मतलब जो सारांश, थोड़ा सा सारांश जो आपको उससे आप अवगत हो जाते हैं शीर्षक को ही देखते ही। जैसे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे हम देखें, पहले हम दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं और हम कह देते हैं कि भाई ये प्योर है, ये प्योर नहीं है। प्योर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुद्ध। तो शुद्ध कहने का मतलब उसके साथ हम ये देखते हैं कि उसमें कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं मिला। अगर उसमें दूसरा पदार्थ मिला होगा तो हम उसको शुद्ध नहीं कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब आप समझ गए। तो आइए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, हम पूरा पाठ तो हर एक शब्द को तो नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से आपको जरूरी जानकारी होगी वो हम आपको पढ़ भी देंगे और अपनी तरफ से भी जानकारी आपको देते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला और मिनरल जल या जूस शुद्ध है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। अब आप समझते हैं कि इसमें आया घुले हुए सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड क्या होता है, देखो एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। सोडियम क्लोराइड होता है नमक, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नमक आपने देखा हो घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं, साधारण नमक जो होता है, तो इसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl। तो हम देखते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। अब भाई इसमें शब्द आया है यौगिक क्या होता है। यौगिक क्या होता है, देखो एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। मेरे ख्याल से आप पाठ भले ही दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दूसरा पाठ नहीं, मैं आपको विज्ञान के जो भी शब्द आएंगे वो एक एक शब्द को आपको डिस्कस करूँगा। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक समझ लीजिए। यौगिक ऐसे पदार्थ, जैसे आपने पढ़ा होगा तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तो तत्व होते हैं जिनमें सभी परमाणु समान प्रकृति के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तो ये सब क्या है, इनमें जैसे लोहा है, लोहे में लोहा ही मिला है, लोहे में कोई और चीज़ नहीं मिली है, तो इसमें सब परमाणु जो है लोहे के ही हैं, अर्थात समान प्रकृति के हैं, तो उसे हम तत्व कहेंगे। अच्छा, यौगिक क्या होता है, यौगिक 2 या 2 से जिसमें अधिक पदार्थ मिले होते हैं तो उसे हम कहते हैं यौगिक। जैसे हमने भाई मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई जैसे मान लीजिए तेजाब है, तेजाब में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, तो वो क्या है, कि यौगिक है। तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जैसे हमने मान लिया नमक, मान लिया नमक का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। तो नमक क्या है, यौगिक है, ये तत्व नहीं है। और नमक में दो तत्व कौन कौन से मिले हुए हैं, Na सोडियम और Cl क्या है, क्लोरीन, अर्थात सोडियम और क्लोरीन दोनों, ये दोनों तत्व हैं। और इन दोनों तत्वों के मिलने से एक यौगिक बना है जो आपका क्या है, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड है।
तो हम देख सकते हैं कि सोडियम मतलब जो है यौगिक क्या होते हैं। तो मैंने यौगिक आप शायद आपको समझ में आ गया हो कि यौगिक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अथवा 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के समूहों से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और जो समान प्रकृति के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, अब देखिए ये सबको हम ना पढ़ते हुए मिश्रण को पढ़ेंगे, ये काम की चीज़ है, क्योंकि ये सब तो आपको जो पढ़ के समझाया जाएगा वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। मिश्रण क्या होता है? देखिए मिश्रण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो बनता है मिश्रण। क्या बनता है? मिश्रण। अब देखिए, अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मिश्रण यौगिक में भी तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। जी हाँ, यौगिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, पर उसकी कंडीशन होती है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया चीनी, और चीनी को हमने जल में घोल दिया तो चीनी जल में घुल गई, तो देखो 2 पदार्थ उसमें मिल गए, चीनी और जल, तो मिश्रण बन गया। इसी तरह से जैसे हमने मान लो हमने क्या किया कि रेत में हमने लोहे का बुरादा मिला दिया, लोहे का, जैसे लोहे के छोटे छोटे कण मिला दिए, तो वो क्या होगा? वो भी एक मिश्रण हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं दूध में हमने पानी मिला दिया, वो भी एक मिश्रण हो गया। हमने क्या किया कि भाई चीनी में हमने नमक मिला दिया, वो भी एक मिश्रण हो गया। तो जब जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। आगे देखते हैं। अब मिश्रण क्या है यह हम आपको बता चुके हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अब काम की चीज। देखिए आगे देखते हैं। आगे आता है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। देखिए इसमें आप पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ हमने आपको परिभाषा बताते हैं आपके लिए हम। जैसे पदार्थ की परिभाषा, जैसे जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनमें कोई द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल है, मोबाइल को रखेंगे तो वो थोड़ी बहुत जगह घेरेगा, नहीं घेरेगा, उसमें तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो वो एक पदार्थ है। हम किताब ले लें, कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, तो इस तरह से ये सब वस्तुएं, ये सब क्या करती हैं। हम कपड़ा ले लें तो ये सब वस्तुएं क्या करती हैं, कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, और उनमें थोड़ा बहुत द्रव्यमान भी है। तो इसीलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा ये होती है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें कोई द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। अब देखिए ये आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और पिछले पाठ में भी इन सब पे डिस्कस किया गया है, हालांकि ये पिछले क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा हम डिस्कशन पे नहीं करेंगे। आगे आते हैं मिश्रण के प्रकार। अब देखिए मिश्रण तो भाई ये हो गया कि क्या सभी मिश्रण एक समान होता है। जैसे हमने देखा चीनी को हमने पानी में घोल दिया, नमक को हमने पानी में घोल दिया, उसके अतिरिक्त हमने लोहे के मतलब जो बुरादे को हमने रेत में मिला दिया, या फिर हमने लकड़ी के बुरादे को हमने पानी में मिला दिया। इन सभी क्या ये सब मिश्रण एक से हैं? आप देखते हैं कि ये सभी मिश्रण में भिन्नता है। किसमें भिन्नता है? जैसे हम देखें पहले कि भाई चीनी जो पानी में घुली हुई है, उस चीनी को हम अलग अलग पानी में नहीं देख सकते। हमें दिखाई नहीं देता है कि भाई यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे पानी है, तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है। नमक पानी में घोल देंगे, नमक भी हमें पानी से अलग घुलने के बाद दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम पानी में लकड़ी का बुरादा घोल दें
तो हमें उसमें ये साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि भाई पानी है और यहाँ पे ये लकड़ी का बुरादा है, वो पृथक पृथक हमें दिखाई दे जाएगा। तो सभी मिश्रण आपको पता चला होगा कि सभी मिश्रण एक समान नहीं होते। तो इसी आधार पे देखा जाए कि मिश्रण एक तो भैया इसमें कुछ भी हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है, और एक तो दूसरा ऐसा है कि दूसरे में हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस आधार पे मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, एक एक शब्द को समझेंगे। विलेय होता है जिसमें कोई पदार्थ हम घुलते हैं, और विलायक क्या होता है, सॉरी, विलेय होता है जो घुलता है, और विलायक क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ घुलता है। जैसे हम कहें चीनी हमने पानी में घोल दी, तो पानी क्या है, पानी विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है। तो जब भी किसी भी मिश्रण में विलेय एवं विलायक को अलग अलग हम नहीं देख सकते, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और जिसमें हम अलग अलग देख सकते हैं उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे हमने कहा कि पानी में अगर हम लकड़ी के बुरादे को मिला दें तो हमें वो अलग अलग दिखाई दे जाएगा कि लकड़ी का बुरादा यहाँ पर तैर रहा है ऊपर पानी के, तो हमें अलग अलग दिखाई दे जाएगा। तो उसमें हम देख सकते हैं कि भाई उसे हम अलग अलग देख लेते हैं। तो इसीलिए हम लकड़ी के बुरादे और पानी के मिश्रण को समांगी मिश्रण नहीं कहेंगे, वो एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि समांगी मिश्रण को में एक और खास बात होती है कि समांगी मिश्रण जो होता है उसमें पदार्थ के कणों को हम अलग अलग नहीं देख, मतलब विलेय एवं विलायक को अलग अलग नहीं देख सकते। साथ ही समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। अब आपने जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट 9वें में और 10वें में, अर्थात 9th और 10th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे चल के वो क्या करते हैं, वो मतलब उनके लिए परेशानी होती है। क्योंकि आपका जो साइंस में जो आपका 10th 11th 12th BSc आगे के लिए जो आपका बेस बनता है वो 9th से ही बनेगा। अगर आप 9th की साइंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो एक बेस का काम करेगा वो। अब जैसे जो भी विज्ञान की जो भी मतलब जो है नियम और परिभाषाएं हैं, अगर आपने 9th की साइंस सही से पढ़ ली तो आपको सबका जवाब मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये केवल 9th क्लास वालों के लिए नहीं है, ये आप बड़े क्लास वालों को भी इसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई साइंस पढ़ रहे हैं और उनके एक शब्द आता है वो खूब सुनते हैं, विलियन विलियन विलियन। अब वो ये नहीं समझते हैं कि विलियन क्या होता है। अब बिलियन का मतलब मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। ज़्यादा कितने लोगों का कन्फ्यूजन रहता है बिलियन में, बिलियन के संबंध में कितने लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई बिलियन क्या होता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे हमें तो मालूम है। अब देखो वो खुद से अपने से डिसाइड करना कि आपको कैसा मालूम था और मैंने कैसा बताया, वास्तव में बिलियन होता क्या है। तो आप अगर इसको समझ के चलेंगे तो बिलियन क्या होता है। बिलियन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। जिस मिश्रण में हम विलेय एवं विलायक को अलग अलग नहीं देख सकते उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। जिस रूप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख भी सकते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वह मतलब जो वह मिश्रण जिसमें विलेय एवं विलायक को अलग अलग नहीं देखा जा सके, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आती है विलयन की। विलयन के संबंध में हम आते हैं। विलयन क्या है? तो देखो भाई, विलयन में क्या है, कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि विलयन केवल जो है तरल अवस्था में होता है। कितने लोगों का ये कन्फ्यूजन होगा कि विलयन शब्द आने से वो ये अनुमान लगाते हैं कि जो तरल अवस्था में जो विलयन होगा। वास्तव में देखा जाए तो विलयन जो है ठोस द्रव गैस तीनों ही अवस्थाओं में होता है। विलयन ठोस भी होता है, विलयन द्रव भी होता है, और विलयन गैसों में भी होता है। अब वो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिन्होंने पहले नहीं सुना पढ़ा होगा तो वो सोच रहे हैं आज हमने नई बात सुन ली। वास्तव में ये बात सत्य है कि विलयन जो है ठोस द्रव गैस तीनों ही अवस्थाओं में होता है। आइए पढ़ते हैं इसमें, देखो पहले, फिर उसके बाद हम अपने स्तर से अपने तरीके से बताएंगे। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं।
प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। देखो मैंने आपको बताया वही बुक में भी दिया है कि सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि विलयन केवल तरल पदार्थों का होता है, लेकिन वास्तव में वास्तविकता इससे अलग है। वास्तविकता इससे अलग है कि विलयन केवल और केवल तरल पदार्थों का नहीं होता है। विलयन ठोस भी होता है, विलयन द्रव भी होता है, विलयन गैस भी होता है। अर्थात विलयन ठोस पदार्थ भी बनाते हैं, विलयन द्रव पदार्थ भी बनाते हैं और विलयन गैस पदार्थ भी बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ ठोस द्रव गैस विलयन की। जैसे मैं आप सबसे पहले बात करता हूँ ठोस विलयन की। आप ठोस विलयन को देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न मिश्र धातुएं आती हैं। जैसे मान लो आप घरों में बर्तन खूब आते हैं, स्टील के बर्तन आते हैं, स्टील का ग्रिल आता है, स्टील के कई सारे मतलब जो है उपकरण जो स्टील के आते हैं। तो हम स्टील में देखते हैं कि स्टील जो होता है लोहा में अन्य पदार्थों को, जैसे निकल, क्रोमियम है, इन सबको इनको मिश्रित करके जो क्या है स्टील बनाया जाता है। तो स्टील में क्या होता है कि स्टील में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर ये पदार्थ है, यहाँ पर ये पदार्थ है। वास्तव में हम स्टील में मिले हुए पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते। तो इसीलिए स्टील को अलग अलग पदार्थों को, जब मिले हुए पदार्थों को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, तो इसीलिए स्टील एक विलयन का काम करेगा। और स्टील कैसा विलयन है? स्टील ठोस विलयन है। इसके बाद हम जैसे देखते हैं कि भाई आपने सुना होगा कि पीतल वास्तव में एक शुद्ध धातु नहीं है। पीतल वास्तव में कांपर में अन्य पदार्थों को मिला के बनती है। कांपर में जब हम अन्य पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनती है? पीतल बनती है। तो इसीलिए वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो भाई ठोस विलयन का ही काम करेगी। तो ठोस विलयन आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम करते हैं द्रव विलयन का डिस्कस। तो द्रव विलयन क्या होता है? द्रव विलयन तो आपने खूब ही सुना होगा। जैसे हम मान लें, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका मान लें चीनी है, चीनी और पानी है। चीनी और पानी को जब हम घोलते हैं, चीनी को पानी में घोलते हैं तो एक समांगी मिश्रण बनता है, नहीं बनता है? और वही क्या है? विलयन है। तो चीनी और पानी का मिश्रण जो क्या है? विलीन ही तो है। तो चीनी और पानी का विलयन, ऐसे भी बोल सकते हैं। नमक और पानी का विलयन, यानी नमक और पानी दोनों मिले होते हैं उसमें, तो वो भी क्या कहलाता है? उसका विलयन कहलाता है। तो नमक और पानी का विलयन, चीनी और पानी का विलयन आदि, ये क्या है? द्रव विलयन के उदाहरण। इसके अतिरिक्त हम गैस विलयन की बात करें कि गैस विलयन क्या होते हैं। तो गैस विलयनों में हम देखें पहले, जैसे आपने देखा होगा वायु, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वायु जो है कई गैसों का मिश्रण है। वायु में वास्तव में ऑक्सीजन मतलब जो नहीं है, अन्य गैसें भी हैं। अच्छा, एक वायु की बात आई है, चलो पहले इसको डिस्कस करता हूँ तो मैं बताता हूँ। तो वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो वायु क्या है? एक गैसीय मिश्रण है। एक गैसीय मिश्रण है, तो इसलिए क्या है? ये एक गैस विलयन का उदाहरण है। किसका है? गैस विलयन का उदाहरण है। अच्छा, एक बात वायु के संबंध में लोगों के दिमाग में रहती होगी, और वो आपको कन्फ्यूजन मतलब जो आज क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि वायु में 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो फिर हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन क्यों जाती है, नाइट्रोजन क्यों नहीं जाती है सांस में? देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन जहाँ तक पेड़ पौधों का क्षेत्र विकसित है, जैसे जहाँ तक जितनी ऊंचाई पेड़ पौधों की है, जहाँ तक पेड़ पौधों की ऊंचाई है, उस क्षेत्र में ज़्यादातर सघनता जो है किसकी बनी रहती है? ऑक्सीजन की बनी रहती है। यानी उस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इसीलिए ये मतलब जो है कि कुछ लोग ये सोचते हो कि भाई 78% नाइट्रोजन है, तो हमारी सांस में नाइट्रोजन क्यों नहीं ज़्यादा मात्रा में, हम सांस फिर कैसे लेते हैं? तो जहाँ तक पेड़ पौधे विकसित हैं, जहाँ तक पेड़ पौधों की ऊंचाई है, पेड़ पौधे हैं, तो जहाँ तक जैसे वायुमंडल का शुद्धिकरण होता रहता है, तो वास्तव में वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है और अन्य गैसें जो होती हैं वो ऊपर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप विलयन समझेंगे। तो विलयन क्या होता है? विलयन समांगी में दो या दो से अधिक, विलयन को परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं आप कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस विलयन का उदाहरण जैसे स्टील, पीतल आदि। द्रव विलयन का उदाहरण जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण आदि। गैस विलयन का उदाहरण जैसे वायु आदि। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शायद आपको विलयन समझ में आ गया होगा। आप विलयन के बारे में कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम पढ़ते हैं कि
विलेन के गुण, विलेन के गुण। देखिए ये सब जो लिखा है ये बाकी हमने आपको मौखिक रूप से बता भी दिया है, तो हम वो सबको नहीं पढ़ेंगे। आगे हम आते हैं विलेन के गुण पे। तो विलेन के गुण क्या होते हैं वो समझ लीजिए। विलेन के गुण देखते हैं, जैसे विलेन में क्या भाई, किसी भी पदार्थ में उसके कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, उसके कुछ पर्टिकुलर गुण होते हैं, खास गुण होते हैं, जिसके आधार पर वह अन्य पदार्थों से अलग दिखाई देता है, जिसके आधार पर उसको अन्य पदार्थों से अलग किया जाता है, अलग देखा जाता है। तो ये आइए हम इसी प्रकार से विलेन के भी गुण देखते हैं। सबसे पहला गुण विलेन, विलेन एक समांगी मिश्रण है। ये तो आपको पहले से ही पता है कि विलेन एक कैसा है, समांगी मिश्रण है। विलेन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर अर्थात 10⁻⁻9 मीटर तक से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। यानी जो विलेन के कण हैं वो नैनोमीटर की कोटि से भी छोटे होते हैं, तो इसलिए उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। वैसे आपने सुना होगा सूक्ष्म जीवों के बारे में सुना होगा, तो सूक्ष्म जीव जो आकार में होते हैं वो 10⁻6 मीटर से इतने बड़े, या फिर 10⁻6 मीटर की कोटि से भी छोटे होते हैं। तो इसलिए उनको हम क्या करते हैं, उनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जब उनको नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते, इसीलिए हम देखते हैं कि उससे 10⁻6 या उससे छोटे आकार के केवल जो जीव ही नहीं, कोई भी वस्तु है इतने से छोटा आकार है तो उसको नग्न आँखों से नहीं देख सकती। और यहाँ तो विलेन के कण कितने हैं, 10⁻9 मीटर की कोटि के हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रही 10⁻9 10⁻6 ये बोल रहे हैं, तो हमें तो 10⁻6 बड़ा लग रहा है। कुछ लोगों का गणित कमजोर होगा तो वो ये भी सोचेंगे कि भाई 10⁻9 बड़ा लग रहा है। अरे भाई 10⁻9 का मतलब ये है, देखो हमने कहा कि 10 की घात अगर +9 होती तब तो ये बड़ा होता, 10⁻6 थे, लेकिन ये घात माइनस में है, ये पावर कायम में माइनस में है, तो इसलिए जो तो माइनस में पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा। तो 10⁻6 और 10⁻9 में 10⁻9 छोटा है। आगे देखते हैं, तो विलेन के जो कण होते हैं वो 10⁻9 अर्थात नैनोमीटर की कोटि के होते हैं, इसलिए हम इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलेन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यानी इनका कण छोटा होता है, इसलिए ये विलेन जो प्रकाश के कणों को नहीं फैलाते, इसलिए इनका मार्ग दिखाई नहीं देता है। आगे देखते हैं, छानने की विधि द्वारा विलेन के कणों को विलेन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलेन को शांत छोड़ देने पर भी विलेन के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलेन स्थायी है। अब देखिए पहले समांगी मिश्रण का मतलब ही क्या हुआ। समांगी मिश्रण से मतलब हुआ कि भाई जिसके कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सके। अब जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है तो कितनी भी देर आप घोल के रख दो, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि चीनी बाद में ज़मीन पे बैठ जाएगी। अच्छा एक बात और आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि जैसे चीनी और पानी में हम घोलते हैं, आप एक क्रियाकलाप करके भी देखना, पानी में जब आप चीनी को घोलेंगे तो आप देखते हैं कि मान लो 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी में आपने लगभग 100 या 200 ग्राम चीनी डाल दी। अब 100 या 200 ग्राम चीनी 100 ग्राम चीनी डालने पर, 150 ग्राम या 200 ग्राम चीनी डालने पर पता चला हमें कि जिस बर्तन में पानी रखा था तो उसमें उसके स्तर में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ कि भाई पानी का स्तर जो है जहाँ तक था और वहीं तक रहा। तो आखिरकार ये चीनी फिर घुली, वो चली कहाँ गई? चीनी घुलने के बाद वो कहाँ गई वो मैं आपको बताता हूँ कि चीनी ऐसा होता है कि आपने सुना होगा पिछले चैप्टर में, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ये रिक्त स्थान जो होता है इसी में क्या होता है, जो चीनी घुलने के बाद पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो चीनी घुलने के बाद उसी रिक्त स्थान में समाहित हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में चीनी घोलने पर पानी में उसके जल स्तर में उतार चढ़ाव नहीं होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी आप वो बोले, सर जी हम तो घोल के देखा कल, अब कल चीनी डालने के बाद पानी ऊपर से निकल गया। देखो भाई निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। अब आप जैसे करेंगे जब भाई अब मान लो एक सोच लो बात के लिए कि भाई उनके पानी के कणों के बीच जगह है कि ये वो जो को 200 ग्राम चीनी के कणों को जगह दे सके। अब आप घोल दे रहे हो उसमें 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोल दे रहे, तो फिर उन कणों को वो कहाँ समाहित करेगा भाई? उन कणों को जगह थोड़ी होगी। जैसे ये उदाहरण में आप मान लो कि आपके कमरे में बैठने के लिए
मान लीजिए 50 लड़कों को जगह है, ठीक है, 50 लड़कों को जगह है और 30 पहले से बैठे हैं, तो उसमें जगह कितने लड़कों को खाली है? 20 लड़कों के लिए खाली है। तो 20 लड़के अगर आएँ तो और बैठ सकते हैं। 20 लड़कों की ज़रूरत जो है, मतलब अगर 20 लड़कों के सीट, मतलब जो सीट की ज़रूरत है तो वो उसी कमरे में बैठ सकते हैं। अब पता चला कि लड़के जरूर रह गए, मान लीजिए जिनको सीट नहीं मिल पाई, मान लो 70। अब पता चला है 20 को तो उसी कमरे में जगह है, अब 70 को कहाँ से जगह लाओगे? क्योंकि 70 की तो उसकी क्षमता ही नहीं है। तो जितना जगह खाली होगी, जितना स्पेस खाली होगा, उतने को ही तो बिठा लेंगे आप। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीनी के जो कण होते हैं उनके बीच जितना रिक्त स्थान होता है उतने ही, पानी के कणों के बीच जितना रिक्त स्थान होता है वो चीनी के उतने ही कणों को अपने रिक्त स्थान में जगह दे पाएगा। अब आप एक लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोल दो, अब आपको हमने कल डाला, पानी ऊपर से निकल गया तो ऊपर से निकल ही जाएगा, तब तो पानी बढ़ ही जाएगा। तो भाई समझ गए? तो आगे देखते हैं। तो विलयन के क्या हम पढ़ रहे थे कि छानने की विधि द्वारा विलय कणों को विलय से पृथक नहीं किया जा सकता, वास्तव में नहीं किया जा सकता। उन कणों का आकार इतना छोटा होता है तो उन्हें हम छानने की विधि द्वारा कैसे अलग कर सकते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। अगली चीज आती है, ये बॉक्स में दिया है मिश्र धातुएं। ये बॉक्स को ही पढ़ते हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर 70% का मिश्रण है। पीतल में कौन का, देखो ये जिंक है और कॉपर, दोनों चीज़ें मिली होती हैं तो इससे क्या बनता है? पीतल बनती है। अभी मैंने आपको बताया था कि पीतल जो है मिश्र धातु है। आगे देखते हैं, आगे से भी पढ़ते हैं। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। हमने आपको उदाहरण देके भी बताया था कि ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा? विलायक, और कम मात्रा में होगा तो क्या होगा? विलय। जैसे पानी में चीनी में विलायक कौन है? विलायक है जल, और विलय कौन है? चीनी। आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता। देखो हम ये सब आपको बता चुके हैं इधर वाला। तो अब हम पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता। अब देखिए ये बहुत जरूरी चीज़ है, ये आगे भी पीछा नहीं छोड़ेगी। सांद्रता शब्द आपका खूब आएगी, सांद्रता, इसकी सांद्रता। तो ये आपको समझना तो हर चीज़ है, लेकिन विलयन और सांद्रता ये आपको अपर क्लासेस में आगे आप जाएंगे तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो विलयन की सांद्रता समझते हैं। देखो सांद्रता को आप मतलब सरल शब्दों में समझने के लिए समझें तो हम बताएं आपके लिए कि जैसे आपने देखा होगा कि आपको पानी में चीनी को घोलते हैं, तो पानी में चीनी को घोलने पर आप देखते हैं कि चीनी की मात्रा कितनी है। चीनी की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है। तो इसी प्रकार जैसे हम देखें, मान लिए जैसे आप देखें पहले, जैसे पानी दूध है। अब दूध में हमने क्या किया? दूध में हमने कोई चीज़ मिला दी। कोई चीज़ मिलाने का मतलब मान लीजिए आप कि दूध में हमने पानी मिला दिया। अब पानी मिलाने के बाद दूध में हमने देखा कि भाई पानी मिलाने के बाद दूध शुद्ध तो नहीं रहा। अच्छा, शुद्ध तो नहीं रहा, लेकिन इसमें एक चीज़ देखते हैं पहले कि पानी की मात्रा कितनी है और दूध की मात्रा कितनी है। इस चीज़ का आकलन जब हम करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कौन पदार्थ कितनी ज़्यादा मात्रा में और कितनी कम मात्रा में घुला है। तो ये सब जो है ये सांद्रता पर ही निर्भर करता है। इस सब को आइए देखो आगे इसमें बारीक से समझेंगे सांद्रता के विषय में। कार्यकलाप के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए
जैसे जैसे इसमें सूत्र लिखा है, लेकिन हम बताते चलिए अपने तरफ से बताते हैं। देखो सांद्रता, जैसे कोई भी पदार्थ कितनी ज़्यादा मात्रा में किसी विलायक में घुला है तो उसकी सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए आप, जैसे हमने मान लो एक लीटर पानी में हमने क्या किया, हमने 200 ग्राम चीनी घोल दी, और एक ही लीटर पानी में दूसरे बर्तन में हमने 100 ग्राम चीनी घोल दी। आप पाएंगे कि भाई एक पात्र में 200 ग्राम चीनी घुली है और एक पात्र में 100 ग्राम चीनी घुली है, और दोनों ही भाई पात्र में दोनों में पानी जो है समान है, तो इनमें से कौन से बर्तन में सांद्रता ज़्यादा होगी? जिस बर्तन में चीनी ज़्यादा घुली है उसकी सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब सांद्रता को आप सरल शब्दों में समझें तो एक प्रकार से ऐसे समझिए जैसे गाढ़ापन है, समझ लो आप कि भाई गाढ़ा कोई पदार्थ ज़्यादा गाढ़ा होगा, जैसे कोई मिश्रित पदार्थ है, कोई मिश्रण है तो वो गाढ़ा ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा मात्रा में कुछ मिली होगी। आप अगर सरल शब्दों में एक ट्रिक के तौर पे समझें तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी? चीनी 100 ग्राम पानी में एक पानी में मतलब एक बर्तन में 1 लीटर पानी में एक बर्तन में 100 ग्राम चीनी घोल दी, और 1 लीटर पानी में एक बर्तन में 200 ग्राम चीनी घोल दी, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी? सांद्रता जो ज़्यादा होगी तो वही 200 ग्राम चीनी वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें जो है पानी में चीनी ज़्यादा घुली है। तो सांद्रता को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो सांद्रता का सूत्र भी आप देख सकते हैं। जैसे सांद्रता, अगर विलेय और विलायक का आयतन ज्ञात है, जैसे किसी ने कहा कि भाई इतना आयतन इसका विलेय का है, इतना आयतन विलायक का है, सांद्रता ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे? ऊपर जो चीज़ जो विलायक है, जो विलेय है, विलेय की सांद्रता हम लिखेंगे ऊपर, विलेय की मात्रा हम लिखेंगे ऊपर, और विलायक की मात्रा हम लिखेंगे नीचे, और गुणा जो कर देंगे हम 100% से कर देंगे, तो ये हमारी इस सूत्र में सम्मान रखने से ये हमारी आ जाएगी सांद्रता। जैसे हमने मान लो 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घोल दी। सॉरी हमने क्या किया? 10 ग्राम चीनी ली, 90 ग्राम पानी लिया। 10 ग्राम क्या ली? चीनी, 90 ग्राम ली पानी। अब दोनों को मिलाने से क्या हुआ? कितना मिश्रण तैयार हुआ? दोनों को मिलाने से मिलाने से जो विलयन तैयार हुआ वो तैयार हुआ हमारा 100 ग्राम। 90 ग्राम पानी लिया, 10 ग्राम चीनी ली, अब दोनों को मिलाने से कितना मिश्रण तैयार हुआ? 100 ग्राम का। अब इस 100 ग्राम के मिश्रण की अगर हम सांद्रता निकालें तो हम निकाल सकते हैं। देखो हमने चीनी कितनी मिलाई? 10 ग्राम। 10 ग्राम को ऊपर लिख दो। कुल मिश्रण कितना बना? 100 ग्राम। 100 ग्राम को नीचे रख लो, मल्टीप्लाई कितने से कर दो? 100% से। 100 से 100 कट जाएगा तो फाइनली कितना बचेगा? 10%। कितना बचेगा? 10%। तो इस तरह से हम सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लो द्रव्यमान ज्ञात है तो दोनों के द्रव्यमान को हम लगाएंगे कि भाई मान लो इसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है और विलेय का द्रव्यमान कितना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से दोनों का अनुपात लगा के, और ये क्या आ जाएगी? सांद्रता आ जाएगी। अच्छा, एक शब्द आपने खूब सुना होगा, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, कि इसकी क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, इसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। ये आपने खूब सुने होंगे। मतलब ये आपने ये चीज़ इसकी सांद्र के साथ कराते हैं या तनु के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। तो ये तनु या सांद्र क्या होता है? तनु या सांद्र से मतलब ये है कि भाई जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो अम्ल कैसा होगा? सांद्र अम्ल होगा, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी तो वो कैसा होगा? तनु अम्ल होगा। तो तनु और सांद्र अम्ल को हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य पदार्थों के बारे में तनु और सांद्र काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय हैं, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। देखो पहले इसमें क्या लिखा है? 320 ग्राम विलायक है, यानी जो जिसमें घुला है वो 320 ग्राम है, 40 ग्राम साधारण नमक घुलता है। तो बच्चों देखो पहले ये बताओ, पहले टोटल विलयन कितना बनेगा? टोटल विलयन बन जाएगा 320 ग्राम विलायक
और 40 ग्राम विलेय। तो 320 और 40 कितना हुआ, 360 हो गया। तो टोटल मिश्रण बना, टोटल विलेयन कितना बना, 360 ग्राम का। सांद्रता कैसे निकालेंगे इसकी, तो देखो विलायक की सांद्रता कितनी है, 40, विलायक की मात्रा है 40 ग्राम और टोटल विलेयन कितना बना, 360 ग्राम। तो 360 ग्राम को जब 360 ग्राम नीचे रखेंगे हम और 40 ग्राम ऊपर रखेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगी विलेयन की सांद्रता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये विलेयन की सांद्रता आ गई। आगे देखते हैं निलंबन क्या है। देखिए निलंबन से आप समझते हैं। अब देखिए आपने खूब सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन सुना होगा। सस्पेंशन का मतलब क्या है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि कोई कर्मचारी के बारे में कि कोई सरकारी कर्मचारी वो सस्पेंड हो गया है, उसका सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन को हिंदी में कहते हैं निलंबन। निलंबन क्यों कहते हैं, क्योंकि सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो उसको नौकरी से निकाल दिया गया, बिल्कुल ही निकाल दिया गया। ये इसका मतलब ये है कि भाई ये कुछ समय तक प्रभाव से वंचित रहेगा, अपने कार्य करने से। जो भी वो पद पे है या जो भी उसको जिम्मेदारी दी गई है वो कुछ समय तक उससे वंचित रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि जैसे उस पर अगर कोई आरोप लगा है तो अगर आरोप जो है अगर उस पर सिद्ध हो जाता है तो उसकी जॉब चली जाएगी, अगर नहीं सिद्ध हुआ तो वो जॉब पे फिर से आ जाएगा। और छोटी मोटी कोई गलती कर दी तो निलंबित हो गया, तो भाई जो महीना 2 महीना घर पे बैठ लिया, साल खान महीना 2 महीना, उसके बाद लगा जब उच्च अधिकारियों को लगा कि इसको अपने करे का खेद हो गया तो फिर से ज्वाइन मतलब जो करा देते हैं। हालांकि चलिए वो बात नहीं। तो यहाँ पर हम निलंबन समझते हैं। यहाँ पर निलंबन क्या है, जैसे कि निलंबन इस प्रकार से वहाँ पर है कि किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए प्रभाव में मतलब वो व्यक्ति वास्तव में होता तो है, ऐसा नहीं है उसकी नौकरी चली जाती, बर्खास्त, नौकरी तब जाएगी बर्खास्त हो जाएगा, बस उसको कुछ समय तक प्रभाव से वंचित रखा जाता है, उसके अपने मतलब जो भी वो कार्य कर रहा है उससे वंचित रखा जाएगा। तो यही अब यही थोड़ा सा अप्लाई करिए। देखो निलंबन, यहाँ निलंबन पे, यहाँ निलंबन से मतलब ये है कि अगर कोई भी विलेय जो मिश्रण है वो निलंबन तब कहलाएगा जिसमें पदार्थ के कणों का आकार छोटा तो हो और वास्तव में इतना छोटा हो जो हमें साधारण आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन अगर हम किसी यंत्र की सहायता से देखें तो हमें दिखाई दे जाए। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो अलग अलग दिख तो रहा है लेकिन इतना छोटा है, साधारण आंखों से अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण नहीं कह सकते। तो फिर क्या कह सकते हैं, तो फिर ऐसे ही मिश्रण को कहते हैं हम निलंबन। ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं, निलंबन, यानी जिसमें कणों का आकार इतना छोटा हो जाए जिसको हम साधारण आंखों से नहीं देख पाए तो उसे हम कहेंगे निलंबन। आगे देखते हैं। निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म पढ़ते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। पता है, हमने बताया था कि वास्तव में नग्न आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहे अलग अलग कण, लेकिन वास्तव में अलग अलग होते हैं। तो निलंबन एक, कोई पूछे कि निलंबन क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, साधारण आंखों से नहीं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर और बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन स्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। क्या आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे तो कोलाइड विलेयन क्या है। देखिए भाई, जिस प्रकार हमने कहा समांगी मिश्रण को हम विलेयन कहते हैं, तो कोलाइडी विलेयन को हम समझते हैं। कोलाइडी विलेयन, जो कोलाइडी विलेयन होता है
एक विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे देखिए, क्रियाकलाप 2.2 में समूह दा के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। चलिए इसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए कोलाइड के सामान्य गुणधर्म, इस टेबल को आप देख लेंगे। आगे देखते हैं। अब देखो प्रश्न दिए हैं, उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों के में भेद कीजिए। तो समांगी विषमांगी मिश्रण में भेद आप कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा था कि समांगी मिश्रण के विलेय एवं विलायक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में विलेय एवं विलायक को अलग अलग देखा जा सकता है। अब देखो, पहले सबसे प्रमुख अंतर तो यही हो गया, सबसे प्रमुख अंतर यही हो गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार में? जो विलयन होता है समांगी मिश्रण, निलंबन क्या होता है? निलंबन जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। और कोलाइड जो होता है, कोलाइड में जो पदार्थ के कण होते हैं उनका आकार छोटा तो होता है, इतना छोटा होता है कि उन्हें साधारण आंखों से हम नहीं देख सकते, पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अगला आता है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस ताप पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। देखिए बच्चों, ये सब आप जो है कौन नोटबुक पे हल करके देख लेंगे। आगे देखते हैं कोलाइड के गुणधर्म। तो कोलाइड के गुणधर्म हम पढ़ते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। अब इसमें विलयन शब्द जरूर आ रहा है, लेकिन है विषमांगी मिश्रण कोलाइड विलयन। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बढ़ते हैं, अर्थात आगे देखते हैं। देखिए, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए भिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण नमक यानी साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। चलिए आगे इसको देखते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए, ये अब उत्तर दें। आपके विचार में बाच गिलास पर से किसका बाष्पीकरण हुआ? आगे देखते हैं। अनुप्रयोग। जांच प्रयोगशाला में रक्त और सूत्र की जांच में डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को, आगे आता है, दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जा सकते हैं? आइए देखते हैं।
आगे देखते हैं परिवर्तित हो, चलिए पढ़ चुके हैं। हाँ, नमक तथा कपूर के मिश्रण को आप पहले कैसे पृथक करेंगे। देखिए आपने कपूर देखा होगा, कपूर जो से होता है, आपने देखा होगा कि कपूर थोड़ी देर तक आंच दिखाने के बाद जलता है। कपूर जो होता है वो थोड़ी देर आंच दिखाने के बाद क्रिया करता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा क्या है कि आगे देखते हैं। ठीक है, और अनुप्रयोग दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। हमारे पे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और ये सब हम काम करेंगे। आगे देखो, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण तथा है, इसके घटकों को प्रवाहजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। इस विधि को आसवन कहा जाता है, ये सब आप पढ़ देंगे। आगे देखते हैं, इनका उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? तो चीनी मिट्टी आप जानते हो, चीनी मिट्टी क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि जो बिजली के उपकरण होते हैं, जो जैसे बिजली के खंभा वगैरह है, तो उन पे जो लगे होते हैं ना, वो मतलब जो है एक पत्थर के टाइप की, तो वो चीनी मिट्टी होती है। चीनी मिट्टी के वही बर्तन होते हैं। अब आगे आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन शब्द को आप पहले समझेंगे। परिवर्तन शब्द से मतलब होता है बदलाव। तो आइए देखते हैं कि काय में बदलाव आएगा, अर्थात पदार्थ में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, तो उसको हम उसी आधार पर भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन से मतलब है कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भौतिक गुण क्या होते हैं। आपको भौतिक गुण समझ में नहीं आएंगे। भौतिक गुण से जैसे मान लिए कोई पदार्थ है और जैसे मान लिए लकड़ी है, लकड़ी को हमने बीच से काट दिया, उसकी किस में परिवर्तन हुआ? लंबाई में। लंबाई में चेंज हो गया, तो लंबाई क्या है? उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण थोड़ी है। अरे रही तो लकड़ी, हमने क्या किया कि लकड़ी का रंग बदल दिया, तो रंग में परिवर्तन हो गया, रही तो लकड़ी। अगली बार हमने क्या किया भाई कि लकड़ी को हमने थोड़ा छील लिया या थोड़ा पतला कर दिया छील के, तो उसकी मोटाई में परिवर्तन हो गया। तो ये सब जो है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन की हम बात करें तो कोई भी पदार्थ जैसे उससे नया पदार्थ बन गया, तो इस स्थिति में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। जैसे मान लिए हमने कागज जलाया और जलने के बाद कागज क्या बन गया? राख बन गया। जलने के बाद कागज राख बन गया, तो ये जो है जलने के बाद जो कागज राख बन गया, तो इसमें क्या हुआ? अब कागज राख को कागज थोड़ी कर सकते हैं। जो काम कागज पे हम कर सकते हैं वो काम राख से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उसका नाम ही बदल गया, उसका गुण भी बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया, तो वो तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ वही रहता है, बस पदार्थ के कुछ भौतिक गुण बदल जाए तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो आइए देखते पढ़ के। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, वहाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन के में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि
बर्फ, जल और बाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान है। जैसे आपने देखा होगा जल है, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल भौतिक अवस्था में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे आपने देखा हो जल पहले ठोस, जल की ठोस अवस्था क्या होती है? जल की ठोस अवस्था होती है बर्फ़। जब बर्फ़ को हम, जैसे जल को हमने बोतल में रख के फ्रिज में रख दिया तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा, जम जाएगा, हालांकि रहा जली। अगली चीज़, जैसे जल को हमने ज़्यादा गर्म कर लिया तो वो वाष्प में बदल गया। तो जल जो है तीनों अवस्थाओं में, मतलब जो है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में उसके गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसीलिए ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप एक कागज़ का जलना तो आप समझ ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए चूना मार्केट से लाए, चूना तो आपने देखा ही होगा। चूने में जो कलई करने के, घरों में पेंट करने के लिए लेके आते हैं, जो कलर मिला के पेंट करते हैं घरों में, दीवारों पर। तो चूना लेके आए। अब चूना मार्केट से लाने के बाद हमने क्या किया? हमने उसमें पानी डाला। अब पानी डालने के बाद उसमें से ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा निकलती है, अब जो चूना बनेगा वो अलग टाइप का चूना होगा। उसका नाम चलो चूना बोलते हैं, लेकिन वो अलग टाइप का चूना होगा। कैसे? जैसे आप ये चूना मार्केट से लेके आए तो आपने पानी डाला उसमें, तो आप उसमें ऊष्मा निकली। अच्छा, इस चूने में आप पानी डालना, एक बार पानी डालने के बाद उस चूने को शाम को, अब मान लो शाम को आपने पानी डाल दिया, कलई करने को मार्केट से लेके आए, उसमें शाम को पानी डाल दिया, शाम को तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। अब आप सुबह को उसमें फिर पानी डाल के देखना, तो उसमें क्या ऊष्मा निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि भाई अगर उसमें ऊष्मा नहीं निकलेगी तो इसका जो है एक गुण जो है चेंज हो गया। उसका गुण क्या हुआ? चेंज हो गया। तो इसीलिए हम कहें कि भाई गुण चेंज हो गया तो पदार्थ भी चेंज हो गया, और पदार्थ चेंज हो गया तो ये होगा रासायनिक परिवर्तन। अवस्थाओं का जी अब सब पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। अब देखो तत्व आ गया। तो जैसे हमने बताया तत्व क्या होते हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसमें सभी पदार्थ तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसमें सभी परमाणु समान प्रकृति के होते हैं। जैसे हम पहले भी इसको आप वीडियो स्टार्ट किया तब भी आपको बताया था, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनमें जो सभी पदार्थ होते हैं, सभी परमाणु होते हैं वो समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। अब आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भाई सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग फ्रांस जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तत्व शब्द का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लारेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ईस्वी ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु, अधातु, उपधातु को समझिए। धातु क्या होती है? धातुओं के देखिए कुछ खास गुण होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भाई धातुओं के कुछ खास गुण होते हैं, जिसलिए धातु जो है अलग पदार्थों से सभी पदार्थों से अलग होती है। जैसे आप देखिए पहले धातुओं में सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं में चमक होती है। सभी धातुएं लगभग जो सभी धातुएं लगभग जो चमकदार होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सोना है, चांदी है, चमकदार होती हैं। अब कुछ लोग कहते होंगे लोहा तो चमकदार नहीं होता, लोहा फिर भी धातु बोल दिया जाता है। लोहा हमने सुबह देखा तो लोहा काला काला दिख रहा है, लोहा कहाँ चमकदार होता है? देखो भैया चमकदार लोहा भी होता है, उसमें या तो हम पेंट कर देते हैं इसलिए उसकी चमक चली जाती है, पेंट में लग जाती है, या फिर उस लोहे पे जंग लग जाती है। तो
तो इससे उसकी चमक चली जाती है। अब आप एक काम करें, अगर आपको ये देखना है कि लोहे में चमक होती है ना होती है, तो आप एक काम करना कि लोहे की कोई सरिया हो या लोहे की कोई भी वस्तु है, उसको बीच से तोड़ देना है, काट देना। और आप जब काटने के बाद उसको एक जगह से उसके दो भाग करोगे, तो जिस स्थान से आपने काटा उस स्थानों को देखें, बिल्कुल एकदम चमकदार, चांदी के तरह चमकदार दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसलिए दिखाई देगा क्योंकि उसमें जो पदार्थ जो लोहे धातुओं में हमें पता है, धातु में क्या होती है, चमक होती है। अगली बात आती है जैसे कि धातुएं विद्युत एवं ताप की चालक होती हैं। तो वास्तव में धातुओं में लगभग सभी धातुओं में विद्युत एवं ताप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि भाई जैसे आपने देखा होगा कि भाई लोहा है, कॉपर है, तो इनमें सब में क्या होता है, इनमें सब में जो होता है विद्युत है, एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकती है, ताप भी चल सकता है। आगे देखते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु। हाँ, अधातु देखो, अधातु क्या होते हैं? अधातु वे होते हैं जिन, अब धातुओं के गुण हम बता रहे थे आपके लिए। धातुओं के सबसे धातुओं में चमक होती है, धातुएं ताप एवं विद्युत की चालक होती हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो ये सब क्या है, धातुओं के गुण हैं। ये सब गुण जिसमें पाए जाएंगे उसे हम धातु कहेंगे। अब कुछ लोगों को एक आश्चर्यजनक बात लगेगी, मैं बताऊंगा कि भाई आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा तन्य धातु है वो सोना है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना है। सोने से लगभग जो है, सोने से मतलब जो है, सोने के 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब बड़ा एकदम आपके लिए बड़ा एकदम आश्चर्य की बात लग रही हो कि अरे रहने दो, झूठ बोलते बोलते मतलब किताब वालों ने या कोई ऐसे मतलब वैसे आपसे कह देता, जैसे हम तो किताब के आंकड़ों पे बोल रहे हैं, वैसे आपसे कोई कह देता तो आप कहोगे अरे रहने दो, इन्होंने बहुत झूठ बोल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 ग्राम सोने से वो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। वास्तव में ऐसा ही है, सोना बहुत ज़्यादा तन्य धातु है। अच्छा देखा आपने, सोने और चांदी के इसीलिए आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ खास गुण होते हैं कि सोना चमकदार होता है, चांदी चमकदार होती है। सोने में उसके बाद एक चीज़ और होती है, देखो सोने में जंग भी कम लगती है कि सोना कम अभिक्रियाशील होता है, तो सोना कम अभिक्रिया, तो इसलिए सोने में जंग भी कम लगती है। आगे देखते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, धातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद और सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। आगे देखते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। पारा आपने देखा होगा, पारा जो बुखार आ जाता है तो थर्मामीटर होता है ना, तो जिससे बुखार को मापते हैं, जीभ के नीचे लगा दिया, आपका बुखार माप लिया। तो ये जो होता है आपका ये थर्मामीटर होता है, ये ताप मापने के लिए। तो इसमें जो पदार्थ भरा होता है वो भरा होता है आपका क्या बोलते हैं उसके लिए, जो पदार्थ भरा होता है इसमें वो भरा होता है मरकरी। क्या भरा होता है? मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। आगे देखते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते भी कमरे के ताप पर द्रव धातु। आपसे पूछे कोई एक द्रव धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव हो, तो वो पारा है। धातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। आगे देखो, पहले ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध होती हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो आघातवर्ध होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि
इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें हम उपधातु कहा जाता है, जैसे तत्वों के उसमें धातु दोनों के गुण कुछ हद तक दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम इत्यादि। हाँ देखो, आपने देखा होगा ये जो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये अर्धचालक भी होते हैं, ये उपधातु भी हैं और अर्धचालक भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये रेडियो है और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, तो इनमें जो प्लेट होती है तो वो इन्हीं की होती है, इन्हीं में से किसी की होगी। आगे देखते हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये तुमने आपको बता ही दिया था। आगे देखते हैं, इसे भी जाने। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के ताप पर 303 केल्विन से भी कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के, चलिए क्रियाकलाप है उसको हम छोड़ते हैं, उत्तर दें। देखिए यौगिक लिखा है। एक यौगिक क्या होते हैं? एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? चलिए आइए देखते हैं। अब आगे आते हैं मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रख लीजिए। देखो मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, यह मैं आपको बताने वाला भी था। मिश्रण क्या होता है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। और अगले देखिए, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। देखिए मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है कि क्रियाकलाप है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आपने क्या सीखा? मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ से पृथक किया जा सकता है। चलिए सब पढ़ लें। आगे आता है अभ्यास। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए किन विधियों को अपनाएंगे? चलिए भाई, इस तरह से देखिए ये अभ्यास प्रश्न आ गया और इस तरह से ये दूसरा पाठ पूरा होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप नीचे कमेंट करें। हम इसका अगला पार्ट जो अगला तीसरा पार्ट है, या अगर आपको पहला पार्ट चाहिए तो पहले पार्ट की वीडियो मैं बना दूंगा। तो आप नीचे कमेंट करें कि भाई सर कि हमें मतलब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो भी आप लिखेंगे, पहला अगर बताएंगे तो पहले का बना दूंगा, और तीसरा अगर बताएंगे आप तीसरे का बना दूंगा। जैसा आप बताएंगे वैसे वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए, अगर इसी तरह से हम आपको इतना मेहनत कर रहे हैं और अगर आप भी हमें चाहते हैं
हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम कुछ नहीं कर सकें। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इतना हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो सिर्फ आप हमारे वीडियो को, जितने भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप हों, आपके फेसबुक ग्रुप हों, आप फेसबुक पर एक बार प्लीज़ शेयर कर दें। अगर हमें आप अपना मतलब कुछ भी अध्यापक मान लो या बड़ा भाई मान लो या कुछ भी अगर समझते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, कृपया करके। जो व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक है तो उसमें कृपया करके शेयर कर दें। ना तो आप पे कोई पैसा लगेगा और ना आपका कोई नुकसान होगा। बस क्या है कि भाई आप शेयर कर देंगे तो आपके जैसे कितने ज़्यादा और लोग हैं औरों का भी भला हो जाएगा। और ऐसी बात है 4 से 10, 20, 50 लोग जो भी और हैं जो अभी बेहतर शिक्षा से दूर हैं तो उन तक भी पहुँच होगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और धन्यवाद।